कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। चेयरमैन साहब रात में बाजू के बोलेंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कुछ नेताओं के भाषण आपके जेहन में रह गए होंगे। उसमें से एक थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी का भाषण, जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, मंत्रियों को घेरा, वो स्पीच आपको याद होगी। और फिर उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी एक टेबल पर बीजेपी के कुछ सांसद बैठे हुए हैं, निशिकांत दुबे हैं, जगदम्बिका पाल, ये सारे लोग बैठे हुए हैं और उस पर ठहाके लगा रहे हैं किसी बात को लेकर। और ये तमाम नेता बड़े सहज महसूस कर रहे हैं, दोस्ताना व्यवहार दिख रहा है। अब ये जब से वायरल हुआ, तमाम तरह के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि कैसे लड़ते हैं, लोगों को लड़वाते हैं ये लोग, और आपस में जाकर के फिर एक टेबल पर बैठकर खाते पीते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इन नेताओं की जो असलियत जिस तरीके से कैमरे पर दिखती है और ऑफ द कैमरा जो होती है उसकी बात करेंगे, और उसी के साथ बात करेंगे जो कुछ बीते दिनों आपने इस सियासत में देखा है इन दिनों नेताओं के बीच, पुरानी राजनीति और नई राजनीति को लेकर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। तो सर, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, खूब वायरल हुआ, और वक्फ बिल की जब चर्चा हो रही थी उस दौरान तो पूरी रात सब निगाहें, मतलब आईपीएल छोड़कर लोग संसद की स्पीच सुन रहे थे। तो इस वीडियो को लेकर के और इस तरीके से जब ये आया, लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, आपकी क्या राय, आप कैसे देखें? मुझे तो बिल्कुल उज्ज्वल इस पर कोई आश्चर्य इसलिए नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव है कि कई डिबेट्स के दौरान जब मैंने बिल्कुल देखा कि हाथापाई जैसी स्थितियाँ, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम शरीर कांप रहे हैं। और मैं डिबेट जब भी करता हूँ तो उसमें जब साथ में लोग बैठे होते हैं तब भी आपको ये अनुभव और पास से होता है, कई बार घबराहट भी होती है। एक बड़ा चर्चित पहली मारपीट हुई थी, हालांकि ओम बाबा अब रहे नहीं, वो भी हमारा ही शो था, हम ही एंकर कर रहे थे। तो ऐसे कई अनुभव रहे जब मैंने बहुत लोगों की नाराज़गी, गुस्सा देखा पैनल के दौरान, पैनल डिस्कशन के दौरान, यानी दो पक्षों को रखते हुए जब बात होती है। आप देखते होंगे जब आप मित्रवत यहाँ पर अपने साथियों से कुछ विषयों पर बात करते हैं, आपका कोई अलग स्टैंड है और आपने वो स्टैंड पकड़ लिया और आपकी किसी से बहस शुरू हुई, तो उस बहस में झगड़े के स्तर तक बात चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आ रहे, हाँ ठीक है, अगले दिन भले ही थोड़ा समय बाद रियलाइज़ होता होगा। ये तो सामान्य मनोविज्ञान है कि सामान्य तौर पर किसी भी इंसान के साथ होता है। पैनल डिस्कशन में क्योंकि दोनों ही जो 2 हों, 3 हों, 4 हों, अगर अलग अलग मोर्चे के लोग हैं तो वो तो पहले से तैयारी करके आते हैं, और ये इतने अभ्यस्त होते हैं कि मैं इनके साथ उस डिबेट में था, इनको मैंने वहाँ बोला था, तो इनकी पुरानी जो खींचतान जो है वो चलती रहती है और उसको वो आगे बढ़ाते हैं। और आप देखिए कि मैं फिर ये भी विटनेस करता हूँ कि जैसे ही ब्रेक हुआ वो एक दूसरे के हाथ पे अरे यार बड़ा तुम बहुत ज़्यादा घेर रहे हो, और ये क्या बात हुई, इस तरह की बात हुई, और फिर आज शाम को क्या कर रहे हो टाइप का मामला हो जाता है। तो ये तो हमने बहुत देखा है, मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही विचारधाराओं में बड़े डिफरेंस के बावजूद लोग जो हैं वो आपस में बड़े साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, बहुत ही घर परिवार वाले संबंध होते हैं, बड़े मजबूत। एक ही परिवार से 2 अलग अलग पार्टियों में भी लोग होते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको, और लोगों को बड़ा मज़ा आता है। बल्कि इनफैक्ट मैं नाम नहीं कोट करूँगा किसी के, मेरे तो बड़ा निजी अनुभव है कि 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई को एक बार मैंने दूसरे भाई के नाम से संबोधित कर दिया, जबकि दोनों की विचारधारा अलग है। वो लोग समझ जाएंगे, उनका बड़ा दिलचस्प मामला है। तो वो नाराज़ हो गए, बोले नहीं मेरा नाम आपने ये, अरे मैंने कहा वो आप दोनों के नाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए कि एक ही, और दोनों बड़े प्यारे भाई हैं, मतलब दोनों बाद में ऐसा नहीं कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस है, बहुत अच्छे मजबूत रिश्ते हैं, होते ही हैं। अब आप देखिए बिहार का चुनाव है आपका, बिहार के चुनाव पे आप बड़ा कवरेज कर रहे हैं आप लोग। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जो जी चाचा हैं तेजस्वी के, और चाचा वैसे वाले नहीं कि कहे के चाचा हैं, मतलब बिल्कुल बचपन से छोटी परवरिश से लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार साथ की राजनीति है, मुलायम सिंह यादव, ये सब जेपी के आंदोलन से निकले, और इनकी राजनीति और राजनीतिक शिक्षा, दीक्षा, तौर तरीके सब एक जैसे हैं।
एक दूसरे को खूब अच्छे से जानते हैं। और परिवार, भले ही राबड़ी देवी के बारे में नीतीश कुमार कुछ कहें, राबड़ी देवी नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहें, तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार इनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उसके बावजूद इनके जो निजी संबंध हैं कि घर परिवार में जाना, इफ्तार पार्टी के समय पर मुलाकातें होना या किसी अन्य मौके पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, ये बड़ा मजबूती से चलता है। ये मैंने बिहार का उदाहरण आपको इसलिए दे दिया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिर फुटबॉल अभी ऐसे देखने को मिलता है कि अगर दो बहुत विरोधी ताकतें हैं तो वो एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ जेडीयू है। अब एक गंभीर मसला है इसमें, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जहाँ पर कई बार चीज़ों को सीरियस ले लिया गया, यानी दो लोगों में अदावत वैचारिक स्तर से उठकर निजी भी हो गई। मैंने ऐसे अनुभव भी किए हैं और वो बड़े लंबे समय तक रहती है और वो इसमें ये होता है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, ये राजनेताओं से ज़्यादा तो आपकी पत्रकारिता में या हमारी पत्रकारिता के दुनिया में ये मैं बहुत देखता हूँ। तो कहाँ एक ही चैनल में, लेकिन क्या एक ही चैनल में दो विरोधी लोग नहीं हो सकते? इसी तरह एक ही पार्टी में मैंने दो लोगों के बीच में वो अदावत देखी जो शायद विपक्षी पार्टियों और इस पार्टी के नेताओं में नहीं होगी। और ये ज़्यादा स्वाभाविक है क्योंकि एक पार्टी में रहते हुए पदों को लेकर, सम्मान को लेकर और सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर जो कश्मकश और रस्साकशी होती है वो दूसरी पार्टियों के साथ नहीं होती है। वहाँ का जूनियर भी दूसरी पार्टी का, वहाँ का सीनियर भी दूसरी पार्टी का, तो आपके लिए सब बराबर हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में ये खींचतान ज़्यादा होती है। तो आप जो कह रहे हैं ना संबंध, ये आपने एक तस्वीर, एक वीडियो के ज़रिए इस बातचीत को शुरू किया और ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको पॉजिटिवली भी उज्ज्वल लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो वक्फ पर इतनी जो बहस चली उसको ये नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि इस पर जो झगड़ा टंटा आपको देखने को मिलता है, स्थितियाँ उतनी बुरी नहीं हैं। ये लोग आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। विचारों का विरोध बहुत ज़रूरी होता है और वैचारिक विरोध में, जैसे हम कहते हैं, विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज़ होती है। लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष जनता की आवाज़। क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है उसको तो चुन के भेज दिया गया, उसको योजनाएं बनानी है, तो कोई भी योजना और डिसीजन लेने का काम सत्ता पक्ष का होता है। अब उस पर या तो जनता, ऐसे कोई प्रावधान हो कि एक बार चुन लिया 5 साल के लिए सरकार, तो उसके बाद में बीच में जनता या तो आंदोलन के ज़रिए ही बात बोलती है, और क्या तरीका होगा, या कहीं एक बहुत प्रैक्टिकल, जैसे सर अगर इसको समझें, जब असदुद्दीन ओवैसी सदन में स्पीच दे रहे थे, बड़े आक्रामक तरीके से दिख रहे थे, चेहरे का हाव भाव, फिर उसके बाद जब उन्होंने बिल फाड़ा वो भी बड़ा एक एग्रेसिव तरीका लगा। उसके बाद जब वो अमूमन अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं, मंचों से खड़े होकर बोलते हैं, तो किस तरीके से सरकार को घेरते हैं एक अलग ही लोगों में। अब जो भोली भाली जनता होती है उससे तो ये लगता है यार ये वाकई में गलत हो रहा है। उसके बाद जब ये वीडियो सामने आते हैं, इनके अपने आपसी संबंध तो हैं, जैसे राजनीतिक जीवन में है तो फिर वो जीवन तो सार्वजनिक है, कई आपके इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे लोगों से, कई आपके कार्यकर्ता बन जाते हैं तमाम लोग। अब वो लोग जब ये देखते हैं तो वो अपने स्तर की लड़ाई कैसे सुलझाएं? अब मान लीजिए AIM है और BJP है, ज़मीनी स्तर पर तो इनके कार्यकर्ता या इनसे अलग अलग विचारधारा वाले तो भिड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन जब ये आप साथ में जाकर बैठते हैं तो फिर वहाँ नीचे वाला क्या करेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है और यही महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों तक पहुंचेगी, कितने लोग देखते हैं। बहुत लोग कई बार गंभीर चर्चाओं से ज़्यादा चकल्लस में उलझे रहते हैं। आजकल तो आपके रील्स का ज़माना आ गया है तो उससे ही टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बात को समझना, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई अल्टीमेट ज्ञान दे दूंगा या मैंने अनुभव का वो स्तर हासिल कर लिया है कि मुझे से सुन लें। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है और इसको 25 साल की पत्रकारिता के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि राजनीति में नरेटिव रखना, जिसको आप फॉल्स नरेटिव ये कहा जाता है, प्रोपेगेंडा, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे और इनको बहुत नेगेटिव शब्द की तरह नहीं लिया जाता है। प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए तो बाकायदा टीम्स होती हैं। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अगर किसी प्रोपेगेंडा को, किसी नरेटिव को बहुत वायरल करना है तो उसके ऊपर पूरी टीमें जुट जाती हैं और आप देखेंगे उससे मिलती जुलती चीज़ें आती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए कि मान लीजिए एक IT सेल है, मैंने शायद एक बातचीत में आपके साथ में ये बात कही भी थी, एक IT सेल है, वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, तो वो IT सेल किसी चीज़ पर कुछ कमेंट करना शुरू करेगी या किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलना शुरू करेगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी तादाद बढ़ती जाएगी उन सामान्य लोग जो सीधे ना इनसे जुड़े ना उनसे जुड़े। हो सकता है वो फॉलोअर हों, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रो BJP हैं या प्रो कांग्रेसी हैं।
आप देखते होंगे कि कई वीडियोस जो हैं वो सरकार के ख़िलाफ़ जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादा चल जाते हैं। तो उनमें बाकायदा पहले तो IT सेल काम करता है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिनको फ़ायदा उससे हो रहा हो या जिनकी विचारधारा ये जा रही हो, जो सरकार के ख़िलाफ़ वो बोलना चाहते हैं। मान लीजिए किसी पत्रकार ने बोला है तो पहले तो उसकी IT सेल उसको आगे, लेकिन फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स भी जुड़ेंगे। फिर वो लोग होंगे जो अभी कन्फ्यूजन में हैं, जो इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या हमको इस दिशा में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें अब वो सेगमेंट आता है जो अभी कन्फ्यूजन में है या अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाया और इसको प्रभावित किया जाता है क्योंकि बड़ी तेज़ी से डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी। मैं एक उदाहरण रखता हूँ सभी के सामने, वो उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। आज वामपंथी दल कहीं नहीं दिखाई पड़ते। तृणमूल कांग्रेस BJP के बीच में सीधी टक्कर दिखाई देती, कांग्रेस कुछ ताकत दिखा। एक समय था वामपंथी दलों के आगे कोई नहीं दिखाई देता था, तो वामपंथी दल और उनका कार्डर कहाँ चला गया अचानक से, सोचना जी। तो वो शिफ्ट होता है इधर ही उधर। कार्यकर्ता जो होते हैं वो सत्ता के साथ में जाते हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ से ये आएगी, आप क्या सोचते हैं? कहाँ से कार्यकर्ता आ गए होंगे, कहाँ से लोग उठकर आ गए होंगे? कई आपने देखा होगा पार्टी के पुराने पदाधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, वो परिवर्तन करते हैं, पार्टियां बदलते हैं। तो वैचारिक रूप से जब आप सियासत कर रहे होते हैं तो अपना नफ़ा नुकसान का आकलन करते हैं और फिर आपको जो पार्टी ठीक लगती है उसमें चले जाते हैं। और आप देखते हैं कि एक नई पार्टी अचानक से खड़ी हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, बड़ी। BJP को देखिए आप, धीरे धीरे 2014 के बाद से आज जो BJP की स्थिति है, चाहे समर्थकों के लिहाज से हो, चाहे उनकी अपनी जो छवि उन्होंने बनाई है उसके लिहाज से हो, उसमें प्रमोशंस भी होते हैं, उधर से भी नैरेटिव्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जितने राजनेता होते हैं या राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने विशेष प्रयोजनों के साथ में आगे बढ़ते हुए इन नैरेटिव्स को रखते हैं और इससे प्रभावित करते हैं फॉलोअर्स को। वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वक्फ के सिलसिले में आपने देखा, मैं ये सवाल लगातार पूछ रहा हूँ सब लोगों से, कौन लोग हैं? अब आप देखिए जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन किया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो अल्पसंख्यक नेता हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह जयंत चौधरी के साथ भी ये मसला है। और यही देखिए ये 2-4 नाम जो हैं वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी ले रहे थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये लोग चाहेंगे, या जयंत चौधरी, ये लोग चाहेंगे तो ये बिल नहीं आएगा। तो वो इनको 4 लोगों को दबाव में ला रहे थे क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक भी है। इनके साथ में कन्फ्यूजन क्या है, इसमें चिंता नहीं है कि हमें BJP का विरोध करना है कि समर्थन करना है, वो सबके वो सब क्लैरिटी है उसमें, NDA है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हमारा भी तो मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक में ये नैरेटिव बैठता जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे खिलाफ हुआ है। अब क्या हुआ उस पर कितना समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जैसे सर असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, वहाँ संबोधित कर रहे हैं, तो वो स्पीच एक वर्ग विशेष के लिए जाती होगी। वक्फ मुसलमानों के, ऐसा लगा उनको कि मुस्लिमों के खिलाफ जा रहा है और वो इसी तरीके से बोल रहे थे। तो मुसलमानों ने उनको एक तरीके से अपना लीडर समझा कि भाई मेरे लिए आवाज़ रख रहा है। आपको नहीं लगता जब इस तरीके के वीडियो सामने आ जाते हैं तो जितनी तैयारी अपने भाषण को लिखने में, उसको बोलने में उन्होंने की, वो सब हल्का हो गया? इसको एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि आपके कुछ मुस्लिम मित्र हैं, ईद मना रहे हैं आप, और या किसी कार्यक्रम में गए, शादी ब्याह किसी भी कार्यक्रम में आप गए। एक तो वहाँ पर आप लोगों का संबंध क्या रहता है सामान्य तौर पर, फिर अचानक से राम मंदिर को लेकर या वक्फ को लेकर कोई बहस छिड़ गई आप लोगों के बीच में। उसमें आपका स्टैंड क्लियर है, आप हिंदू हैं, आप और ये देखिएगा आप धर्म का क्या इस्तेमाल हुआ? धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए तो हुआ। जो हिंदू है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानकर चलता है कि BJP जो मुद्दा उठाती है, एंटी मुस्लिम उठाती है, वो हमारा मुद्दा है। बाय डिफ़ॉल्ट है, सोच ही नहीं रहा है, दिमाग ही नहीं लगा रहा है कि क्या नफ़ा नुकसान उसका है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा हो सकता है कि वाइब ही मैच नहीं हो रही है, स्टैंड ही अलग अलग हैं, तो हम कितना भी दिखावे के लिए बात कर ले वो अंदर से कितना मैं आपको बता दूं, आप ये जो हिंदू मुसलमान की हम कैटेगराइज करते हैं, आप आज वक्फ का विरोध करने वाले जितने बड़े चेहरों को निकाल, आप असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, आप ज़्यादातर चेहरे जो निकालेंगे वो सब आपको मिलेंगे एक से एक हिंदू, बड़े हिंदू चेहरे हैं जो मुस्लिमों की बात करते हैं। कुछ मुस्लिम चेहरे भी होंगे जो हिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक होते तो उनके अपने मुद्दे होते हैं। अब जैसे मौलवी मौलाना होते हैं, वो आपको ज़्यादा हिंदू धर्म के विषय में बोलते नहीं दिखाई देंगे। इधर आपको पंडित भी जो हैं वो ज़्यादा, आचार्य भी इस पर बोलते नहीं दिखाई देंगे। हाँ, हिंदूवादी संगठन या मुस्लिमवादी संगठन जो हैं वो इस पर बोलते दिखाई देंगे। उनकी पूरी सियासत और पहचान इसी पर टिकी होती है। जहाँ तक साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं जो उदाहरण दे रहा था आपको, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, मान लीजिए, लड़ाई का मतलब बहस हो गई।
उसको हम लड़ाई भी कह देते हैं, पर वो आप बोलेंगे कि देखिए ये क्या हुआ। अब वहीं पर कोई दूसरा एक संबंध चल रहा है कि अब आपको एक पार्टी में साथ में होना है। तो एक तो ये होता है कि हम एक खुन्नस लिए बैठे हों कि नहीं अब हमको इनसे बात ही नहीं करना है, ये तो बड़े बेकार आदमी है, हमारे मत के साथ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता, जैसे अटल जी की वो बात थी कि मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल है क्या? ये देखिए ना, आप निजी जीवन में यही तो विचार करना है हमको। मैं ये सिर्फ बात आपको कोई जानकारी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आत्ममंथन करिए। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो भी इस पर आत्ममंथन करें कि कहीं हम इसी सोच के साथ तो नहीं है। मतलब हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि वक्फ क्या है, हमें पता ही नहीं कि उसका क्या काम चल रहा है, हमें नहीं पता कि कौन सियासतदान क्या सोचकर हमारे सामने क्या बात कह रहा है, उसका क्या मकसद है। बस हम ये जानते हैं कि या तो हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, और इससे नीचे ले जाते हैं तो फिर जाति में बांटने का काम होता है। जाति जनगणना और ये सब जो बातें हुई क्यों हुई? क्योंकि ना ना ना, तुम हिंदू नहीं, तुम जो है तुम ये ओबीसी अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, तुमको अपने अधिकारों के विषय में सोचना है, तो एकदम से हिंदू भी सेगमेंटाइज होगा। ये कांग्रेस को और विपक्षी दलों को आजकल सब करते हैं ये राजनीति। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करती कि ये नहीं कर, सब करते हैं, सारे राजनीतिक दल यही करते हैं। लेकिन जब जिसको जो मुफीद, अभी बीजेपी को मुफीद ये है कि भाई ये सब अलग अलग बात है। ओबीसी ने ही बीजेपी को आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ओबीसी की बात करते हुए उनको नहीं लाती है। बीजेपी कहती है हिंदू पहले, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्रवादी सोच है, हम राष्ट्रवादी पार्टी, हम राष्ट्र क्या है? हिंदुत्व की बात करने वाला, सनातन की बात करने वाला। अच्छी बात है, कई लोगों ने क्रांति लेकर आए हैं, आदि शंकराचार्य से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके तमाम लोगों के प्रयास रहे हैं बहुत सफलतापूर्वक। आज तक वो गौरवशाली परंपरा है, भी गौरवशाली परंपरा। मैं खुद उस पर लिखता हूँ, भारत और वैदिक विज्ञान पे मैंने कई आलेख लिखे हैं, पुस्तकें भी लिखी हैं, तो मैं खुद उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो बचपन से मेरी कंडीशनिंग ऑफ माइंड में भी बैठी होंगी। लेकिन धीरे धीरे जब जर्नलिस्ट के तौर पर हम आए और मैंने देखा, जब मैं कई बार बीजेपी से सवाल पूछता हूँ कड़ा, तो उनको लगता है कि ये कहीं विपक्षी पार्टी वाला एंकर तो नहीं है। फिर मैं जब थोड़ी देर में उधर सवाल पूछता हूँ, मैं जिससे सवाल पूछता हूँ उसके खिलाफ जैसा सवाल दिखता है, वो जो भी बैठा हो, तो नाराज़गी बराबर हो जाती है। लेकिन कहीं ये हो कि मैं भी एक मत लेकर बैठा हुआ हूँ और मैं उससे वही पूछ रहा हूँ जो बीजेपी वाला कह रहा है या विपक्षी कह रहा है। दोनों ही तरह के आप तो देखते ही हैं आजकल, ये तो इस तरह, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि वो भेद होता है। तो अब धीरे धीरे अगर मेरी साइकोलॉजी में कोई विचारधारा बैठ गई है तो मैं जन सामान्य की बात नहीं कर पाऊँगा। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा था, जिस साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, कि अगर जनसाधारण में भी मनोवैज्ञानिक रूप से इस चीज़ को बैठा दिया, जो कि प्रयास किया, नरेटिव का काम यही है, ये बैठा देना, ये मुस्लिम विरोधी है, तुम नहीं समझ रहे, मुस्लिम खत्म, मुस्लिम हट जाएगा इस देश से, ये बैठा दो दिमाग में। इसी को बीजेपी के लिए गुमराह कर रहे हैं। ये बात सही है, मैं फैक्चुअली आपको बताता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी योजना ऐसे तो नहीं बनाई कि ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, बल्कि कई हिंदूवादी लोगों ने जो उनका पहले समर्थन करते थे, कई चीज़ों पर नाराज़गी जताई कि देखो मुस्लिमों के लिए इन्होंने ज़्यादा कर दिया, इन्होंने ये कर रहे हैं वो। आप वहाँ जाएंगे जब गुजरात में, तो गुजरात में आप एकदम एक अलग माहौल पाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुस्लिम समुदाय के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बनाते हुए ऐसा बता दिया कि नहीं, अरे ऐसा नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं होता, देश का कोई भी नहीं होता। कांग्रेस की तरफ से अलबत्ता जो है बिल्कुल एक अलग नैरेटिव रखा गया था, भगवा आतंक का ही एक नैरेटिव रख दिया गया, उसको अभी कोट भी किया गया राज्यसभा, मेरी एक पुस्तक उस पर भी है। और वो 26/11 का हमला, बिल्कुल जो गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे, शायद उन्हीं ने इस बात को रखा था। दिग्विजय सिंह ने पहले एक बात आई और फिर उसके बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, 26/11 का हमला आरएसएस से जुड़ा हुआ, ऐसे इस टाइप के एक पत्रकार ही थे, मुस्लिम पत्रकार थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसके विमोचन में थे। अब विमोचन में मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हैं, उस पर कुछ एक लाइनें बोली भी होंगी, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो, तो वो दिग्विजय सिंह जी ने उसका डिनाई किया। दिग्विजय सिंह कई बार कह चुके हैं कि मैं कर्मकांडी हिंदू परिवार से हूँ, मुझसे ज़्यादा पूजा पाठ जानता हूँ। ये बात सही है, नर्मदा की परिक्रमा हो, उनके घर में जो पूजा हवन होते हैं, मैं जानता हूँ उनको, और वो बहुत ही भक्तिभाव वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में गहरी आस्था वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उनकी इमेज कौन सी आई सामने कि ये
हिंदुओं के खिलाफ हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में समर्थन करते हैं। पी चिदम्बरम, ये सब अपने अपने राजनीतिक इनके कुछ सर, मैं उसी पे आ रहा था। मैं सोच रहा था आखिरी जब इस वीडियो का हो तो उस पर चलते चलते एक चर्चा ये हो जाए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दर्शकों को एक बोनस सेगमेंट मिल जाए, कुछ ऐसे नाम मतलब जो आपने अपने अनुभव के हिसाब से देखे हों पुराने दौर के, जो एक ही पार्टी में रहते हुए बड़े, जिनके मतभेद बड़े स्तर पर हों, मनभेद भी हों, और जो दूसरी पार्टियों में रहते हुए जिनके बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध हो, लोग देखते हों और उस टाइम की तस्वीरें बड़ी वायरल हों। सैकड़ों हैं। और कि एक ज़माने के क्यों आज, और मैं मुझसे क्या पूछते हैं आप, अभी आपको पता लग जाए, मतलब सामान्य ही सर्चेस कर लें आप तो आपको पता लग जाएगा कि कितने एक ही पार्टी में डिफरेंस है। ये तो बड़ा आसान होता है। एक ही पार्टी में डिफरेंस होना ठीक वैसा ही जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी से छोटा बड़ा सबके अपने अपने हित होते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में खिंचा, और आप जब देखेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें इस तरह के मतभेद चलते रहते हैं। क्या अब इसमें अब आपको देखना है, कहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी, कहाँ प्रधानमंत्री मोदी, मुरली मनोहर जोशी जी, आप देखिए इसी पार्टी में रहते हुए यशवंत सिन्हा जी का स्टैंड देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा अब तो तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, कितने लोग रहे। क्या था ये, क्या बहुत वैचारिक स्तर पे एकदम से नहीं हिंदुत्व की बात करते करते हम कुछ और बात करने लगे। नहीं भाई, निजी हित भी होते हैं। मैं स्वार्थ शब्द अब क्या बोलूँ इस पर, स्वार्थ बोल लीजिए, निजी हित बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। जहाँ तक अलग अलग पार्टियों में रहकर अच्छे संबंधों की बात है, तो इसमें भी आप एक दो नहीं, मेरे निजी अनुभव पूछ के क्या होगा, क्योंकि मुझे जितना एक्सेस मिला उतने लोगों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप जिनको नहीं भी जानते हैं ना, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। ये आपने एक वीडियो दिखा दिया जिस पर आप पूरी बात कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं सारे के सारे धुर विरोधी दिखाई दे रहे हैं आप। अच्छा, जगदम्बिका पाल जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, आपने मुझसे पूछा तो मेरे निजी जीवन का एक अनुभव याद आ गया। 2 दिन पहले जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ बैठे। 2 दिन बाद उन्होंने पार्टी बदल ली, अब तो फिर बीजेपी में आ गए थे, और बीजेपी में आने के बाद में वो बीजेपी की तरफ से बैठे। अच्छा, उससे पहले लंबा समय वो कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे थे। फिर जब वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे तो उनके लिए भी वो नया नया अवसर था, मेरे लिए भी नया नया अवसर था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कई बार सवाल पूछते पूछते मैं भूल ही जाता हूँ कि अरे अब तो आप बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे। वो भी हंसे। तो ये होता है भाई, बहुत लोग, और इतने बड़े मतलब बहुत सीनियर नेता, और आज देख रहा हूँ मैं कि जेपीसी के चेयरमैन भी हैं इसी, जहाँ पर ये सब हंसी ठट्टा चल रहा था। तो यही जगदम्बिका पाल जो है एक समय कांग्रेस में भी रहे हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अब मैंने नीतीश जी और लालू जी का तो आपको बताइए, आज धुर विरोधी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे अच्छे संबंध किसी के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों के भी नीतीश कुमार से वैसे संबंध नहीं होंगे जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के निजी संबंध होंगे, या तेजस्वी और नीतीश कुमार के निजी संबंध पर मेरा जोर है, राजनीतिक नहीं। राजनीतिक संबंध बड़े तोल मोल कर किए जाते हैं, और उसमें विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कौन से लोग के ट्रेंड, आप ट्रेंडिंग टॉपिक उठाते हैं, आप पूछते हैं मुझसे आज क्या ट्रेंडिंग है, इस पर बात करते हैं, ये करते, क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं लोग, बस आपका फॉलोअर, आपका मतदाता क्या सुनना चाह रहा है, क्या देख रहा है, क्या माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से ये बयार बहती है। और इसमें आजकल वक्फ का विरोध, वक्फ का समर्थन दो है। इसको कैसे मोटे तौर पर क्या बना दिया, हिंदू पक्षधर, हिंदू का कोई लेना देना नहीं वक्फ से, पहली बात तो है। वो खाली खुश हुआ जा रहा है, या उसको ये एक एहसास कराया जा रहा है कि देखो अब ये आई ना सनातनियों की, कोई लेना देना नहीं वक्फ से, हिंदू का क्या लेना देना है। और वक्फ से कोई फ़ायदा मुसलमान का नहीं हो रहा था जो सड़क पर निकला है, ना स्कूल मिला, ना वजीफ़ा मिला, कई वादे किए गए, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद एक पैसा नहीं कमाया जिससे वंचित समाज या मुस्लिम समुदाय का कोई भला होता। लेकिन वही मुस्लिम समुदाय जिसको पता ही नहीं था कि अरे ये है क्यों, क्या करना है इससे, वो अरे नहीं हमारा हक छीन लिया, हमारा हक, अरे तुम्हारा हक था कौन सा। तो दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं, हिंदुओं का तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है, और वो तो ज़बरदस्ती सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये हुई सर मिठाई खिला रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा क्या लेना देना इससे। और इधर मुस्लिमों का भी वही हाल है। तो कुल मिलाकर ये जैसे अभी बात करते करते हम हंस रहे हैं ना, वो हंसी ठटलना इसीलिए हो रहा होगा कि यार देखो यार खाली बहस कर रहे हैं हम लोग इस पर। कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब ओवैसी साहब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इस बिल के खिलाफ। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से आपने सदन का भाषण सुना और उसके बाद ये वीडियो देखा, तो अचानक से आपके मन की क्या राय आई, वो राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारी चर्चा कैसी लगी इस पर भी हमें सुझाव दीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।